हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th का अध्याय 2 है, जिसमें इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इस यूनिट को पढ़ा रही हूँ। इसके बाद थ्योरी कराने के बाद उसके बाद आप लोगों को आंसर क्वेश्चन भी बताऊँगी। कोई भी अपन तैयारी करते हैं किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए ये बेसिक चीज़ें हैं। केमिस्ट्री का बहुत ही मुख्य पार्ट होता है। सबसे पहले इन्हीं के बारे में जानना ज़रूरी होगा। हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है? क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, जैसे एलिमेंट्स होते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिल करके बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण है। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक से मिलकर के बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। वाष्पीकरण के बारे में यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं। अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब मिक्सचर के टाइप्स ऑफ मिक्सचर, मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। जैसे कक्षा को आ, बा, शा, दात 4 भागों में बांट दिया गया। चारों को बीकर दे दिया गया और 50 ml जल दे दिया गया। फिर उसके बाद उसमें 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण समूह आ को दे दिया गया। बा को जो है तो 2 चम्मच 50 ml जल में कॉपर सल्फेट का चूर्ण दिया गया। कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट साधारण नमक सोडियम क्लोराइड समूह शा और दा को दें। दोनों को अवयवों की पृथक पृथक मात्रा दें, यानी अलग अलग मात्रा दें। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह आ और बा को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे विलयन। जल में नमक को घोल देने पर वो पूरी तरह से मिल जाता है। जल में चीनी, वो भी पूरी तरह से घुल जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? विलयन या सॉल्यूशन। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह शा और दा ने जो मिश्रण प्राप्त किया, उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर एवं जल और तेल, ये सब विषमांगी मिश्रण के उदाहरण हैं। अब क्रियाकलाप 2.2 में आइए पुनः कक्षा को 4 समूह आ, बा, सा और दा में बांटें।
प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक को दें। समूह अ को कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल दें। समूह ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दें। समूह श को चाक का चूर्ण या गेहूं का आटा दें। समूह द को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दें। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने से देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है? जैसे फ्लास्क में अपन फिल्टर पेपर लगा के उसमें एक फनल में कीप में रख देते हैं, फिर उसके बाद उसको छानेंगे। जब छानेंगे तो उससे पता चलेगा कि कौन सा विलयन है, कौन सा सस्पेंशन है, कौन सा कोलाइडल विलयन है। इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिकल कराया जाएगा। कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू करते हैं। मिश्रण को छान लें। क्या छानक पत्र पर कुछ शेष बचा है? तो छानक पत्र पर शेष बचेगा किसका? निलंबन जो है, सस्पेंशन। जैसे चाक है और आटा का जो घोल है, इसको बनाएंगे तो ये क्या होगा, इसका जल नीचे फ्लास्क में चला जाएगा और फिल्टर पेपर में इसके छोटे छोटे कण सब एकत्रित हो जाएंगे। कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह आ और बा का विलयन पाते हैं। समूह श एक निलंबन पाता है। समूह द एक कोलाइड विलयन पाता है। अब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइड विलयनों के बारे में पढ़ेंगे। इसके आंसर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और अभी सिर्फ थ्योरी करा रहे हैं। विलयन क्या है? विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्रायः हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हों। ठोस, द्रव, गैस के बारे में तो हम लोग फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिए हैं, उसकी थ्योरी तो नहीं कराई हूँ, बट आप लोगों को अगर ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट करिए, उसको भी करा दूँगी। उसका सिर्फ आंसर क्वेश्चन कराई हूँ फर्स्ट यूनिट के। लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। मतलब चीनी और नमक है तो जल में पूर्ण तरह से मिल जाते हैं, मतलब वो पूरे जल में मिल जाते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि कहीं ज़्यादा और कम है। मिश्र धातुएं ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल और जिंक और कॉपर लगभग, जैसे इसमें पीतल में जिंक जो है 30% है और कॉपर कितना है 70% है। ये दोनों के मिश्रण को ही पीतल कहते हैं। किसी विलयन को 2 भागों विलायक और विलेय, सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूट में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है, उसे विलायक कहते हैं। विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, यानी कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो विलायक है, जिसकी मात्रा कम होगी वो विलय है। जैसे पानी क्या है, एक विलायक है, और उसमें जो चीनी डालते हैं वो क्या है, विलेय, सॉल्यूट है, उसे विलेय कहते हैं। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी विलेय है और जल विलायक है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलेय है और एल्कोहल विलायक है।
वात युक्त पेय जैसे सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में हैं। इनके कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय और जल विलायक हैं। वायु गैस में गैस का विलयन है। यह मुख्यतः दो घटकों से ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का क्या है, ये एक समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती हैं, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, 78% होती है, इसलिए वे क्या है, एक विलायक है। विलयन के गुण, जैसे इसके विलयन के गुण क्या है, इसमें MCQ में पूछ लिया जाता है विलयन के कण का व्यास कितना होता है। विलयन एक समांगी मिश्रण है, मतलब उसमें जो कण होते हैं समान रूप से मिल जाते हैं। विलयन का कण व्यास जो है 1 नैनोमीटर से 10⁻⁹ मीटर होते हैं। ये भी छोटे होते, इतने छोटे होते हैं कि इनको आँखों से नहीं देखा जा सकता है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसीलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, मतलब ये टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएंगे विलयन। छानने की विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलेय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन ये स्थायी होता है। इसको जो है तो अलग करना बहुत ही मुश्किल है, केमिकल तरीके से ही कर सकते हैं इसको। विलयन की सांद्रता क्रियाकलाप 2.2 में हमने देखा कि समूह A और समूह B के पास एक ही पदार्थ के विभिन्न आभाओं के रंगों के विलयन हैं। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु या सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप में 2.2 में समूह A द्वारा प्राप्त विलयन समूह B की तुलना में तनु है। क्रियाकलाप 2.3 दो पृथक पृथक बीकरों में 50 ml जल लें। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह मिला लें। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब इसे 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू करें, क्योंकि जितनी उसकी क्षमता होती है पहले तो वो घुल जाता है, जब उसकी क्षमता नहीं होती है तो उसको गर्म करने पर फिर घुल जाता है। जैसे आप लोग चाशनी देखे होंगे, जो रसगुल्ला बनता है, वो किसका उदाहरण, इसी का उदाहरण है। उसको जैसे जैसे गर्म करते जाएंगे तो उसका जो है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें विलेय पदार्थ और घुलता जाएगा, किंतु जब उसको रख देंगे नॉर्मल ठंडा हो जाएगा तो उसमें वो जम हो जाएगा। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर हैं? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी कि विलयन की क्षमता होगी। सॉल्वेंट की जितनी क्षमता होगी उतना ही घुल पाएगा, किंतु उसको टेम्परेचर देने पर और मात्रा में घुल जाएगा। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। मतलब जितने में वो संतृप्त हो गया हो, उसको और ज़्यादा डालने पर विलेय पदार्थ नहीं घुलेगा तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। मतलब जितने में वो घुल जाए, उसको टेम्परेचर ना दें, उसको क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन या उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अब मान लीजिए 2 लीटर पानी में अगर 1 कप चीनी डालेंगे तो 1 कप चीनी तो बहुत हो जाएगा, उसका आधा डालेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन बोलेंगे। मतलब जिसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा हो, विलेय की मात्रा कम हो, उसे क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन।
यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि जैसे मान लीजिए हम लोगों को 4 रोटी के लिए भूख लगी है और हमें एक ही रोटी मिले तो क्या बोलेंगे, असंतृप्त हम लोग रहेंगे कि हमको और रोटी चाहिए। इसी प्रकार से ये विलायक भी है। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा। उपरोक्त किए गए क्रियाकलाप से हम कह सकते हैं कि दिए हुए एक निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। जैसे आप लोगों से परिभाषा के रूप में ये भी पूछा जा सकता कि सांद्रता किसे कहते हैं। तो सांद्रता के लिए क्वेश्चन यही होगी कि विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय, मतलब जितना विलायक है और उसमें जितना घुले हुए विलेय पदार्थ की जो मात्रा है, मात्रा को ही क्या बोलेंगे, विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता को दर्शाने के लिए बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 ही विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, तीनों फार्मूला जैसे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें काम आएंगे। द्रव्यमान विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत, जैसे द्रव्यमान विलयन में द्रव्यमान का प्रतिशत निकालेंगे तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। फिर सेकंड नंबर है द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत। पहले द्रव्यमान विलयन का प्रतिशत निकालना है, फिर इसका आयतन प्रतिशत निकालना है। आयतन प्रतिशत के लिए विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू 100, इसे ध्यान रखना है। देखिए पहले में तो यही है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, फिर दूसरे में भी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, बस एक में विलयन का द्रव्यमान है, एक में विलयन का आयतन है, इंटू 100 है। इस बात को ध्यान रखना होगा जिससे अपन सवाल सॉल्व करने में इजी हो। फिर विलयन का आयतन निकालने के लिए तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन इंटू 100 हो जाएगा। इसके बाद उदाहरण में ये सवाल दिया हुआ है, जैसे एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण जल विलेय है, विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। अब इसमें विलयन की सांद्रता कितनी है, तो दोनों मिला के ही जो बनेगा वही विलयन की सांद्रता है। विलेय पदार्थ नमक का द्रव्यमान कितना है, विलेय का 40 ग्राम है, विलायक यानी जल का कितना है 320 ग्राम है। हम जानते हैं कि विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय पदार्थ का, यानी कि जो विलायक होता है उसमें विलयन प्लस विलेय होता है, जो कि दोनों विलायक है यानी कि सॉल्यूशन कहलाता है। द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, जैसे इसमें विलेय क्या हो गया 40 ग्राम हो गया, प्लस 220 क्या हो गया इसका विलायक हो गया, टोटल कितना हो गया 360 ग्राम हो गया। विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए जो फार्मूला पहले अपन देखे हैं कि विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो अब इसमें विलेय पदार्थ क्या है, विलेय कितना दिया हुआ 40 ग्राम दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है, विलयन इंटू 100, 100 का 40 में इंटू कर दीजिए 4000 हो जाएगा। फिर 360 का भाग देंगे तो वैसे भी जैसे 36 360 एकन्नम 360 इस तरह करके 11.1 आ जाएगा। इसको फिर सॉल्व भी करा के दिखाऊंगी आप लोगों को। निलंबन या सस्पेंशन क्या है, क्रियाकलाप 2.2 में समूह सा के द्वारा पाया गया है। निलंबन जिसमें समूह सा में जो अपन प्रैक्टिकल में जो इसमें बताया गया कि एक बीकर में जिसमें ये गेहूं का आटा डालते हैं या चाक का चूर्ण पाउडर डालते हैं उसे क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। यह क्या है, एक बिस्मांगी घोल है जो ठोस द्रव में प्रक्षेपित हो जाता है, मतलब ये ठोस रहते हैं, इसके कण पूरी तरह से नहीं मिलते हैं। जिस प्रकार से पानी और नमक मिल जाता है उस प्रकार से ये चाक और पानी में बिल्कुल पूरी तरह से नहीं घुलता, इसीलिए इसे क्या निलंबन या सस्पेंशन कहते हैं। निलंबन एक बिस्मांगी मिश्रण है, जिसमें बिस्मांगी मिश्रण किसे कहते हैं, बिस्मांगी मिश्रण का एग्जाम्पल तो आप इसको एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। ये चाक और जो आटा है, मिट्टी है, जो उसमें ना घुले वही बिस्मांगी है। जैसे रेत है, माध्यम में समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं, मतलब इसको नॉर्मल आँखों से भी देख सकते हैं। अब निलंबन के गुणधर्म, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यह एक बिस्मांगी मिश्रण है, ये कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं, क्योंकि इसके कण जो है तो बैठते नहीं हैं तली पर, ना ही पूरी तरह घुलते हैं। और जब इसमें टार्च से प्रकाश डालेंगे तो जो
छोटे छोटे कण रहेंगे वो क्या करेंगे, प्रकाश को फैला देंगे, और इसी प्रकाश को फैलाना ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। आगे है, ये निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। मतलब वही जैसे आपको बताई थी कि फिल्टर पेपर से जो है तो इसको छाना जा सकता है, क्योंकि इसका जल जो है तो नीचे फ्लास्क में चला जाएगा और इसके जो छोटे छोटे कण हैं वो फिल्टर पेपर में रह जाएंगे। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है तथा इसको शांत भी छोड़ देंगे, और ये बिल्कुल जब इसके कण नीचे बैठ जाएंगे तो भी ये जो इससे प्रकाश जो है फिर नहीं फैलेगा, तो इसीलिए जो है निलंबन समाप्त हो जाता है तथा विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है, फिर प्रकाश की किरण नहीं फैलेगी। अब इसके बाद कोलाइडल विलयन क्या है। क्रियाकलाप 2.2 में समूह 10 के द्वारा प्राप्त मिश्रण को क्या बोलते हैं, कोलाइडल विलयन। जैसे कोलाइडल विलयन दूध है, दिखने में तो समांगी मिश्रण होमोजीनियस दिखता है, पर वो होमोजीनियस नहीं होता है, हेट्रोजीनियस होता है। कोलाइडल विलयन कहा जाता है। कोलाइड के कण विलयन में समान रूप से फैले होते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण यह मिश्रण समांगी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तविकता में यह विलयन विषमांगी मिश्रण है। जैसे दूध देखने में तो नहीं लगता कि इसके कण अलग अलग होंगे, बट दिखता तो समांगी है कि होमोजीनियस है, बट वो हेट्रोजीनियस होता है। जैसे दूध है। कोलाइडल कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आँख से नहीं देख पाते हैं, इसको भी नॉर्मल आँखों से नहीं देख पाते हैं, जबकि निलंबन को, सस्पेंशन को आँख से देख पाते हैं उसके कण को। लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जैसा कि हमने क्रियाकलाप 2.2 में देखा है। प्रकाश की किरण का फैलना ही टिंडल प्रभाव या टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। जैसे ये भी क्वेश्चन छोटा सा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टिंडल इफेक्ट क्या है, तो आप इसको उदाहरण दे के दूध का और इसमें बता सकते हैं कि प्रकाश का फैलना ही, जब उसमें कण जो है तो स्थायी नहीं होते, उसमें घूमते रहते हैं और एक टार्च से प्रकाश को डालते हैं तो वह प्रकाश को फैला देता है। इसी प्रभाव को, प्रकाश को फैलाना ही विलयन का क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र के द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तब वहाँ पर हम टिंडल प्रभाव को देख सकते हैं। जैसे बिल्कुल अंधेला हो कमरा, कहीं छोटा सा छिद्र होता है, उसमें से एक प्रकाश की किरण आती है, उसमें छोटे छोटे कण ऐसे घूमते हुए दिखाई देते हैं, वो भी क्या है, एक टिंडल प्रभाव है। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट क्या होता है, पूरी तरह से घुल जाता है, उसमें कण नहीं दिखाई देते, इसलिए कॉपर सल्फेट क्या है, सॉल्यूशन यानी विलयन का उदाहरण है। जबकि दूध तथा पानी का मिश्रण टिंडल प्रभाव दर्शाता है, क्योंकि दूध कोलाइडल विलयन है, इसके कण थोड़ा उससे बड़े होते हैं और वो जो उसमें प्रकाश को फैलाते हैं। यह कैमरे में मौजूद धूल और कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलने के कारण होता है। जब एक घने जंगल में आच्छादन से सूर्य की किरण, मान लीजिए कि बहुत ही घना जंगल है और उसमें से सूर्य के किरण जाएगी तो उससे क्या होगा, उसमें से उसके जो बहुत ही घने जंगल में प्रकाश जाएगा तो बिल्कुल ऐसे एक किरण के रूप में जाएगा, उसमें भी टिंडल प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कि कोलाइडल कणों के समान व्यवहार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपके इसमें दिया हुआ ये टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव दिया हुआ है, किस प्रकार से इसमें जंगल में जैसे प्रकाश घुस रहा है तो बिल्कुल ऐसे किरणों दिखाई दे रही हैं। कोलाइडल के गुणधर्म। अब कोलाइडल के क्या गुणधर्म होते हैं, इनके सभी गुणधर्मों का कंपेयर करना, कोलाइडल और सस्पेंशन और विलयन, इसमें कभी कभी इनके परिभाषा भी आती है और इनमें क्या डिफरेंट है ये भी आता है, इसलिए इनको अच्छे से पढ़िएगा। यह एक विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं। कोलाइड विलयन अभी तो आप एग्जाम्पल देख ही लिए, जैसे दूध है, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। मतलब निलंबन से छोटे होते हैं किंतु
सॉल्यूशन से बड़े होते हैं। इसके कारण जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते हैं। मतलब आप अगर दूध को छानेंगे कि फिल्टर पेपर से छान दें तो उसके कण अलग नहीं होंगे, वो पूरा फ्लास्क में ही चला जाएगा। किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा इस तकनीकी के द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। जिस प्रकार से दूध से अपन लोग मक्खन निकालते हैं वो अपकेंद्रीकरण विधि के द्वारा, सेंट्रीफ्यूगेशन विधि के द्वारा करते हैं। कोलाइडल विलयन प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से कोलाइडल विलयन बनता है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक या प्रक्षिप्त कण जो कि कोलाइडल रूप में रहता है उसे प्रक्षिप्त प्रावस्था या डिस्पर्सेड फेज कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहता है उसे प्रक्षेपण माध्यम या डिस्पर्सिंग मीडियम कहते हैं। कोलाइडल को प्रक्षेपण माध्यम ठोस, द्रव या गैस की अवस्था और प्रक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। सारणी में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। उदाहरण आप लोगों को बता रही हूँ, पहले इसको पढ़ा दें, इसके बाद उदाहरण बताती हूँ। जैसे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, पिछले अध्याय में यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराऊंगी। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, पिछले अध्याय में हमने पदार्थ के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया है। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग किसका कैसा है, उसकी कठोरता, उसकी दृढ़ता, उसका बहाव, उसकी डेंसिटी, उसका द्रवनांक, उसका जो है तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसका क्वथनांक हो गया, उसका द्रवनांक यानी गलनांक क्या है, इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। यानी कि उसकी कितना कठोर है, कितना रिग्रिड यानी दृढ़ता है, उसके बहाव, उसमें कितनी फ्लुएंसी है, उसकी कितनी डेंसिटी है। इस तरह से भौतिक और रासायनिक गुण से उसको अलग किए जा सकते हैं। जैसे आप लोग तो इसमें पढ़े हैं, जैसे एलिमेंट्स हो गया और यौगिक हो गया यानी कंपाउंड्स हो गया, फिर मिक्सचर हो गया। इसके बारे में भी आप लोगों को जब इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगी तो बताऊंगी। अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं और उनकी रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म भिन्न हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल आग को बुझाता है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसको क्या है, रिवर्स नहीं किया जा सकता। जैसे दूध से दही बन गया तो उसे फिर से दूध नहीं बना सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है तथा हम नया पदार्थ पाते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए आप अपने घर में खुद ही मोमबत्ती जला के देखिए, जो जलता है, जलने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। किंतु जो मोम पिघलता है, पिघलने की प्रक्रिया को उसको भौतिक परिवर्तन, क्योंकि मोम जो पिघला उसे फिर से उसी तरह से ढाल सकते हैं, इसलिए जो है तो इसमें दोनों क्रियाएं होती हैं। ये क्वेश्चन आंसर सब आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। अब इसमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि सर्वप्रथम तत्व शब्द किसने दिया, तो आपको बताना है रॉबर्ट बायल ने सबसे पहले तत्व शब्द दिया है।
फिर इसके बाद फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लावाइजिए ने सन 1743 से 1794 के बीच में सबसे पहले तत्व की परिभाषा का प्रयोग, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कि तत्व की परिभाषा किसने दिया, तो एंटोनी लॉरेंट लावाइजिए ने, और तत्व शब्द किसने दिया, रॉबर्ट बॉयल ने दिया, 1661 में दिया, प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। फिर उसके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। यानी कि तत्वों को अगर आप कितना भी अलग करेंगे फिर भी वह उसके गुण वही रहेंगे, वह अलग अलग नहीं होंगे। तत्वों को साधारणतया धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में इसको जो है तो अलग अलग किया जाता है। अभी तक तो आप लोगों को पता ही होगा कि 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। धातुएं प्रायः दिए हुए निम्न गुण धर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती हैं। अब धातुओं को देखिए यहाँ पर गुण दिए हुए हैं। जैसे धातुएं क्या होती हैं, ये चमकीली होती हैं, ये चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती हैं, ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती हैं धातुएं, ये तन्य होती हैं, मतलब इसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, ये आघात वर्ध होती हैं, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है। जैसे आप लोग एल्युमिनियम फॉइल इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है आघात वर्ध का। ये प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं, सोरेंसेस होती हैं। जैसे आप मंदिर में जो घंटा बजाते हैं वो क्या है, प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। ये सब क्या है, मेटल हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है रूम टेम्परेचर में, तो आपको बताना है पारा। अधातुएं दिए गए निम्न गुणों में से प्रायः कुछ को या सभी को प्रदर्शित करती हैं। अधातुएं ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ये ताप और विद्युत की कुचालक होती हैं, मतलब इसमें ताप और विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात वर्ध नहीं होती हैं। बिल्कुल जो धातु के बिल्कुल विपरीत हो वही क्या है, अधातु है। जैसे इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, आयोडीन है, कार्बन है, कोल या कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु या मेटलॉइड कहा जाता है। जैसे बोरान है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये क्या है, ये मेटलॉइड्स हैं जो दोनों के गुण दर्शाते हैं। जैसे ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन भी वह कौन सी धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, तो ये ब्रोमीन है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, वैसे तो 118 है। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं अथवा शेष मानव निर्मित हैं। 92 जो है तो प्राकृतिक यानी नेचुरली प्राप्त किए गए हैं। अधिकतर तत्व ठोस हैं। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये गैस अवस्था में है। 2 तत्व पारा तथा ब्रोमीन के तापमान पर द्रव हैं। हाँ सॉरी गलती हो गई, इधर आप लोगों को क्या बताएं। जैसे ये ब्रोमीन है तो इसको हाँ ये क्या है, ये अधातु है। आप लोगों को जैसे क्वेश्चन आएगा कि अधातु कौन सी धातु है जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। गैलियम तथा सीजियम तत्व कमरे के तापमान पर 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। गैलियम और सीजियम ऐसी धातु है जो आप हथेली पर रखेंगे जैसे तो वो पिघलना चालू हो जाएगा। इसलिए ये भी क्वेश्चन एक आता है, ये जो बॉक्स में दिया हुआ है इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वह कौन सी तत्व है जो हाथ पर रखते ही पिघलने लगते हैं, गैलियम और सीजियम हो जाएगा। फिर यौगिक, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है।
यौगिक दो या दो से अधिक तत्व, मतलब यौगिक के बारे में पूछेगा तो इसमें नियत अनुपात मतलब निश्चित अनुपात में जो पाया जाता है उसे ही यौगिक कहते हैं रासायनिक तौर पर। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व पाए जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? जैसे मिक्सचर होता है, मिक्सचर कहेंगे। यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व तो पाए जाते हैं, पर ये इसमें निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। मिक्सचर में जो है तो निश्चित अनुपात में नहीं पाया जाता है। उसमें जैसे स्टेनलेस स्टील है, उसमें सब अलग अलग पाया जाता है। जैसे पीतल हो गया, वो उसमें भी किसी की मात्रा अधिक, किसी की मात्रा कम, वो क्या है? मिक्सचर का उदाहरण है, यानी मिश्रण का उदाहरण है। जबकि यौगिक जो है तो उसमें निश्चित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन करते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। कक्षा को दो समूह में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। समूह फर्स्ट लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस करके मिलाएं। लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें तथा मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह फर्स्ट और सेकंड प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण की जांच करें। सामग्री के निकट जब चुंबक को लाएं तो जांच करें कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है। दोनों समूहों द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं तथा छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन, ये प्रैक्टिकल है, ये खुद ही क्लास में कराया जाएगा वहाँ पर। इस क्रियाकलाप को लोहा तथा सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकन को नोट करें, क्या क्या प्रक्रिया हो रही है। क्या दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री देखने में समान है? किस समूह द्वारा प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुण विद्यमान है? गर्म करने पर तो चुंबक के गुण वैसे भी नष्ट हो जाते हैं। क्या आप सामग्री के घटकों को हम पृथक करने में सक्षम हैं? क्या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सामग्री पर डालने से दोनों समूहों को गैस द्वारा प्राप्त होती हैं? क्या दोनों स्थितियों में प्राप्त गैस की गंध समान है या अलग अलग है? समूह फर्स्ट द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। हाइड्रोजन कैसे होती है? रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी है। आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे। समूह फर्स्ट की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि समूह सेकंड की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह फर्स्ट द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा तथा सल्फर। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह सेकंड द्वारा प्राप्त सामग्री और यौगिक। फिर आपके इसमें दिया हुआ है मिश्रण तथा यौगिक में क्या डिफरेंट है। मिश्रण तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। कंपाउंड जो है तो नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, मतलब मिश्रण को चेंज कर सकते हैं। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। यौगिक में मिश्रण में उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है। यौगिक नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, यानी कि जो पहले दो चीज़ों को मान लीजिए जैसे मिलाते हैं निश्चित अनुपात में, तो फिर उसके बाद जो क्रिया होके बनेगा तो उसका बिल्कुल गुणधर्म चेंज हो जाएगा। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। मिश्रण को यौगिक में घटकों को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है।
हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को इसमें दिया हुआ जैसे पदार्थ को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें जैसे फर्स्ट यूनिट में जो दिया हुआ तो उसमें आप लोगों ने जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में मतलब भौतिक स्थितियों के बारे में पढ़ा है। अब इसमें जैसे पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में, है ना। मिक्सचर में प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड में, और मिक्सचर को दो भागों में बांटा गया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, यानी समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। अब तत्व जो है तो मतलब उसमें तो आप लोग पहले ही परिभाषा में पढ़े कि जो एक ही रासायनिक तत्वों से एक ही जो गुण धर्म वाला रहता है, जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, उसे चाहे जितना भी विभक्त करो फिर भी उसकी रासायनिक जो गुण है वो सेम रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता है तत्व को। यौगिक को नियत संगठन, रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घटक तत्वों में विघटित किया जा सकता है। जैसे तत्व के एग्जाम्पल क्या है? कॉपर है, ऑक्सीजन है, लोहा है, हाइड्रोजन है, पारा है आदि ये। और इसके यौगिक में क्या है? जल है, जैसे इसमें H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना हुआ है, इसमें CH4 मीथेन होता है, फिर चीनी है, फिर नमक है NaCl, ये सब क्या है? यौगिक है, यानी कि दो कंपाउंड से मिलकर के एक बना हुआ है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। फिर समांगी मिश्रण में जिसमें समान मतलब जैसे आप लोगों ने पहले इस पढ़ा, समांगी मिश्रण वह विलयन है जिसमें कि सभी कण जो है तो समान रूप से घुल जाते हैं। उसमें ये डिफरेंट करना मुश्किल है। जैसे पानी में चीनी घोल देते हैं तो उसमें नहीं पता चलता है कि चीनी घुली है कि नहीं घुली है, उसे क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण बोलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा एल्कोहल, ये क्या है? समांगी मिश्रण है। इसमें पता नहीं चलेगा कि कैसे मतलब क्या क्या है। फिर विषमांगी मिश्रण में जैसे आप लोगों ने पढ़ा विषमांगी मिश्रण के लिए कि चाक और ये गेहूं का आटा डाल करके उसमें घोलेंगे तो उसमें जो है तो पूरी तरह से नहीं घुलेगा, तो ये क्या है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसके लिए बालू तथा नमक, चीनी तथा नमक, लकड़ी, रक्त, तेल में जल आदि ये है। जैसे जल में पानी पड़ जाता, जैसे पानी में तेल डाल दीजिए, तेल का डेंसिटी कम होती, वो ऊपर ही रह जाता है, उसमें कभी मिलता नहीं है। और इसी प्रकार से आप लोगों को ये बता देती हूँ, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ये जो है कि कोलाइड के सामान्य उदाहरण है प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षेपण माध्यम, प्रकार, जैसे गैस और द्रव, प्रक्षिप्त और प्रक्षेपण माध्यम। आप तो समझते ही होंगे, जिसकी मात्रा ज़्यादा हो प्रक्षेपण माध्यम, प्रक्षिप्त प्रावस्था जिसकी मात्रा कम। द्रव और गैस एरोसॉल बनाता है। एरोसॉल का उदाहरण क्या है? आपको ये MCQ में निश्चित ही आते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, ये क्वेश्चन इससे बिल्कुल 100% श्योर है। कोहरा, बादल, कुहासा, ठोस और गैस ये मिलकर क्या बनाते हैं? एरोसॉल बनाते हैं। लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है धुआं, स्वचालित वाहन का निथार या एग्जॉस्ट होता है। जैसे गैस और द्रव, फोम, शेविंग क्रीम है। फिर द्रव और द्रव क्या मिलकर बनाते हैं? इमल्सन, दूध, फेस क्रीम। दूध और फेस क्रीम किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण है। ठोस और द्रव, सोल क्या है? ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या कीचड़ हो गया, सोल का उदाहरण। फिर गैस और ठोस, फोम हो गया, फोम, रबड़, स्पंज, प्यूमिस, ये क्या है? ये इसके उदाहरण है, फोम के उदाहरण है, जिसमें गैस और ठोस। फिर द्रव और ठोस जेल बनाते हैं। जैसे द्रव और ठोस में जेल कैसे मतलब जेली, पनीर, मक्खन। और ठोस मिलकर क्या बनाते हैं? ठोस सोल बनाते हैं। जैसे रंगीन, रत्न, पत्थर, दुधिया, कांच। इसको 2, 3 बार, 4 बार इसको लिख करके प्रैक्टिस करना होगा, तब याद होगा। तो पहले तो आप यही ठोस, द्रव, गैस, फिर इसके बाद ये ध्यान दीजिए कि जैसे द्रव में गैस मिलाएंगे तो एरोसॉल बनेगा, फिर ठोस में गैस मिलाएंगे तो भी एरोसॉल बनेगा, फिर गैस में द्रव मिलेगा तो फोम बनेगा, फिर द्रव में द्रव मिलेगा तो इमल्सन बनेगा,
ठोस में द्रव मिलेगा तो सोल बनेगा, गैस में ठोस मिलाने से फोम बनेगा, फिर द्रव में ठोस मिलाने से जैल बनेगा, फिर ठोस में ठोस मिलाने से ठोस सोल बनेगा। और इसके एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल दे देता है, फिर पूछ लेता है कि ये इसमें क्या क्या मिलाने से ये बनता है। इस प्रकार से आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप लोग बुक से भी थोड़ा बहुत रीड कर सकते हैं जो भी समझ में नहीं आए, और आपने क्या सीखा इसमें भी ये चीज़ पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इसका सारांश, इसका निचोड़ लिखा रहता है कि आपने क्या सीखा। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ, तत्व तथा यौगिक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मतलब मिश्रण में जो है तो निश्चित अनुपात में नहीं होते हैं, जबकि यौगिक में निश्चित अनुपात में होते हैं, है ना। मिश्रणों को पृथक करने के लिए उचित विधियों से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयव को विलायक कहते हैं तथा अवयव को विलेयक कहते हैं, छोटे अवयव को, जैसे चीनी हो गया कम मात्रा में। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान अथवा आयतन होता है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विस्मांगी मिश्रण का, आपसे जैसे पूछ लेगा विस्मांगी मिश्रण का उदाहरण क्या है, निलंबन है। कोलाइड एक विस्मांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता है, किंतु इतना बड़ा है कि ये प्रकाश का फैलाव कर सकने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योग में तथा दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं और विलायक इसमें जिसमें ये पूरी तरह से वितरित रहते हैं उसे प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्वों को यौगिक वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप में संयोजन से निर्मित होता है, उसे यौगिक कहते हैं। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों में भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व और यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। जैसे पीतल में जैसे तांबा और वो जिंक मिला देने से उसका गुण पता चलेगा, मतलब कि अलग अलग उसको पता चलेगा। अब अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं, इनके सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप लोगों को क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए, और कौन सी क्लास आप लोगों को ज़रूरत है ये भी बताइए। थैंक यू सो मच गाइज।